नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे वो साइंस के होंगे। और अभी आपका पेपर एसएसटी का हुआ है, इसके बाद साइंस का पेपर है टर्म 1 का, तो उसी से रिलेटेड हम लोग एक सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे। बहुत जल्दी ही डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करेंगे, ठीक है। और मेन जो क्वेश्चन है उसको बहुत थोड़ा ज़्यादा भी एक्सप्लेन कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द एब्रीविएशन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व एट रिएक्शन टेम्परेचर। तो देखिए आपको स्टेट देखना है, स्टेट मतलब गैस है यहाँ लिक्विड है, इस तरीके से आपको आंसर बताना है। तो इसमें देखिए ए ऑप्शन ही सही होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है गैसेस स्टेट में होता है, ऑक्सीजन भी गैस स्टेट में होता है, दोनों कंबाइन करते हैं तो वाटर फॉर्म करते हैं। लेकिन वाटर किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया स्टूडेंट रिक्वायर हार्ड वाटर फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन हिज लैब विच इज़ नॉट अवेलेबल इन द नेबरिंग एरिया। ठीक, इन द लैब देर आर सम सॉल्ट्स विच व्हेन डिजॉल्व्ड इन डिस्टिल्ड वाटर कैन कन्वर्ट इट इनटू हार्ड वाटर। सेलेक्ट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सॉल्ट ग्रुप ईच सॉल्ट इन विच व्हेन डिजॉल्व्ड इन डिस्टिल्ड विल मेक इट हार्ड। मतलब आपको बताना है हार्ड वाटर बनाने के लिए कौन कौन से सॉल्ट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखिए कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं कौन कौन से? कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड इसको हार्ड कर देंगे। ठीक है, तो हार्ड वाटर में मेन जो सॉल्ट्स होंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे? कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फाइड हो जाएंगे। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा गया क्वेश्चन नंबर 3 है अ मेटल रॉड एम व्हेन डिप्ड इन कलर्ड सॉल्यूशन वाई आफ्टर सम टाइम इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट मेटल रॉड स्टार्ट डिसॉल्विंग इन द सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन स्टार्ट फेडिंग इन कलर। हाउएवर colored precipitate Z was seen in the bottom of beaker M। ठीक है, Y एंड Z कुड भी, आपको बताना है Y और Z क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कलर का फेडिंग हो रही है क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको समझना है जो मेटल है ये वाला, ये क्या है? ये M लिया गया है। जो कलर्ड सॉल्यूशन है ये वाला, तो ये क्या लिया गया है? Y लिया गया है। और इसका जो कलर चेंज हो रहा है, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है Z। ठीक है, Z कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है और जो ये जो सॉल्यूशन है इसका कलर क्या हो रहा है? फेड हो रहा है। तो आपको बताना है इसमें Y और Z क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन के ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। फर्स्ट में दिया गया MZ है, Y FeSO4 है, Z Fe है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपको कई सारे ऑप्शंस दिए हैं। इसमें आप कोई एक चीज़ देखिए, अगर मेटल M जिंक होगा, ठीक है, तो ये FeSO4 से रिएक्ट कर जाएगा। देखिए क्या बना देगा? Zn प्लस FeSO4 रिएक्ट करेगा और बना देगा ZnSO4 प्लस Fe। ठीक है, ZnSO4 बना देगा और Fe बना देगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जिंक वॉज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो रिएक्शन यहाँ पर हो भी रही थी, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी जो कॉपर है ये एल्युमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, सिल्वर भी कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, आयरन भी जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो ये तीनों की तीनों रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज आपको बताना है कौन सा इसमें नहीं है। सॉरिंग ऑफ मिल्क केमिकल चेंज है, रस्टिंग ऑफ आयरन भी है, डाइजेशन ऑफ फूड भी है, कौन सा नहीं है? तो डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ये एक फिजिकल चेंज है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड्स। तो एसिड्स के लिए आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बिटर एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू गलत है, सार एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू ये भी गलत है। पहली बात तो सार टेस्ट होता है लेकिन ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैलेंस्ड रिएक्शन। आपको बताना है कौन सी रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। तो देखिए यहाँ पर CaHO लिख दिया है, CaOH होल ट्वाइस होना चाहिए। आप ऐसे ऐसे करके काउंट कर लीजिएगा, ABC में आप काउंट करिएगा। डी जो आपका ऑप्शन है वो बैलेंस्ड नहीं है। यहाँ पर देखिए कॉपर 1 है, कॉपर यहाँ पर भी 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर अगर हाइड्रोजन देखा जाए तो 2 है। ठीक है, दोनों तरफ हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन को देखिए 2 3 6 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए LHS पे, और यहाँ पे देखा जाए तो 6 ऑक्सीजन ये हो गए, 6 और 4 10 हो गए, और साथ ही साथ 1 11 हो गए। इसका मतलब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th देखिए, इसमें कहा गया द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया इज एन एग्जांपल ऑफ। तो देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं और अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे होगा? N2 प्लस H2 गिव क्या दे देगा? NH3 दे देगा। दो सब्सटेंस है कंबाइन कर रहे हैं, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो देखिए 8th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ पीएच पेपर 4 स्टूडेंट्स टेक द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। ए ने वाटर लिया सैंपल और पीएच पेपर का जो कलर हो गया ब्लू हो गया, तो ब्लू तो हो ही नहीं सकता, ये एक स्टेटमेंट गलत है। बी ने डाइल्यूट HCl लिया, रेड हो जाएगा, ये सही है। NaOH लेगा तो ब्लू हो जाएगा, सही है क्योंकि ये बेस है, ये एसिड है।
और अगर यहाँ पे भी देखिए इथेनोइक एसिड है, यहाँ पे भी एक एसिड है, तो ये ऑरेंज हो जाएगा। ये तीनों के तीनों सही हैं। कौन सा गलत है? ए ऑप्शन इसमें रॉन्ग है, क्योंकि वाटर न्यूट्रल होता है। पूछा क्या गया था, इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन किसकी है? तो डी मतलब ए की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज इनकरेक्ट फॉर एसिड। तो एसिड के लिए कौन सी प्रॉपर्टी इनकरेक्ट है? तो एसिड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। उल्टा इसका होता है, ये काम करता है कौन? बेस करता है। एसिड क्या करता है? एसिड करता है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट फॉर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए करेक्ट पूछा गया, इनकरेक्ट नहीं पूछा गया है। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में क्या कहा गया? इट इज़ बेस्ड ऑन, ये सही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड होता है। द फिजिकल स्टेट्स मेक द केमिकल रिएक्शन लेस इन्फॉर्मेटिव, ये गलत है, ये तो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाएगी ना, तो इसमें ऑप्शन ए जो होगा वो सिर्फ सही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, एग्जाम्पल ऑफ सम ऑर्गेनिज्म विच डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल विदाउट किलिंग देम। देखिए मतलब उनको ख़त्म नहीं करते, उनको डेड नहीं करते हैं, लेकिन उनसे न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। ऐसे प्लांट्स को क्या कहा जाता है? तो कसकटा भी सही है, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म को कसकटा भी कह सकते हैं, टिक्स भी कह सकते हैं और लीचेस भी कह सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कहा गया, द एंजाइम दैट ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपल फॉर्म इज नोन एज। सिंपल फॉर्म में स्टार्च को कन्वर्ट करना किसका काम है? तो ये काम है सलाइवरी अमाइलेज का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, इसमें देखिए, द हेट्रोट्रॉफ सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन। तो हेट्रोट्रॉफ जो होते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हेट्रोट्रॉफ वो होते हैं जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। अब अगर इनका सर्वाइवल देखा जाए तो किस पे होगा? तो इनका सर्वाइवल होगा ऑटोट्रॉफ पे, क्योंकि वो किस पे डिपेंडेंट है? ऑटोट्रॉफ पे तो डिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कहा गया, विटामिन डैश हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन हेल्प करेगा? विटामिन के हेल्प करता है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ प्लांट स्टोर हाउस ऑफ द सेल एनर्जी। स्टोर हाउस, एनर्जी का स्टोर हाउस कौन होता है? तो मेन अगर स्टोर हाउस देखा जाए एनर्जी का, वो क्या है? वो है, इसमें फ्लावर्स भी होते हैं, रूट्स भी होते हैं, ब्रांचेस भी होती है, तो इसमें देखा जाएगा तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज नोन एज। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो यूनिट है उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा नेफ्रॉन। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं किडनी की जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है उसको क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है। अब 17 में देखिए, इसमें कहा गया, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे 60 डिग्री, व्हाट कैन बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ये आपका सरफेस हो जाएगा, ये इंसिडेंट रे हो जाएगी, इधर रिफ्लेक्टेड रे निकल रही है, ये आपका नॉर्मल हो गया। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है। तो एंगल आई कितना हो जाएगा? 30 डिग्री तो हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। एंगल आई भी 30 हो जाएगा, एंगल आर भी 30 हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, कहा गया, लाइट रेज ए एंड बी फॉल ऑन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक्स। यहाँ पे कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रखा गया है और आपको बताना है ये एक्स क्या होगा। तो देखिए ये लाइट क्या कर रही है, यहाँ पर देखा जाए तो डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्ज किससे होती है? कॉनकेव लेंस से। तो यहाँ पर कॉनकेव लेंस होना चाहिए। ठीक है। देख ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, ऑप्टिकल कंपोनेंट पूछा गया तो कॉनकेव लेंस हो जाएगा इसका आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई इज 2/3। ठीक है। तो एन एक्स, वाई की वैल्यू कितनी दी गई है? 2/3 दी गई है, और y विद रिस्पेक्ट टू z दी गई 4/3। तो n वाई जेड इज इक्वल टू क्या दी है? 4/3 दी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x बताना है, तो n जेड एक्स आपको बताना है। ठीक है। अब देखिए इसको पहले समझ लीजिए कैसे लिखेंगे इसको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y। ठीक है। ये दी गई थी 2/3। यहाँ पे देखा जाए इसका मतलब क्या है? 4/3 क्या था? एन वाई अपॉन एन जेड था। निकालना क्या था? एन जेड एक्स, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, तो एन जेड अपॉन एन एक्स निकालना है। तो आप क्या करिए, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एन एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन से। तो जब आप निकालेंगे एन एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2/3 एन वाई, आप यहाँ पुट कर दीजिएगा। ठीक है। एन जेड जब आप निकालेंगे, ठीक है, एन जेड कहाँ से निकालेंगे? तो इससे आप निकाल सकते हैं एन जेड, तो 3/4 एन वाई हो जाएगा, एन जेड हो जाएगा 3/4 एन वाई हो जाएगा। दोनों को आप डिवाइड कर दीजिएगा एन जेड अपॉन एन एक्स को, तो एन वाई कट जाएगा, और जो आंसर बनेगा वो हम आपको बता देते हैं। इसका बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, 9/8। अब आप इसको कर लीजिएगा, हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहा गया, फॉर सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस इन मीडिया पी क्यू आर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर 45 डिग्री, 35 डिग्री एंड 15 डिग्री। इन विच मीडियम विल द लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट बी मिनिमम। तो स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम कहाँ होगी? जहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? जहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे कम होगा।
ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो रिफ्रैक्शन सबसे एंगल कम कहाँ पे 15 डिग्री पे है, तो यहाँ पर 20 का आंसर क्या होना चाहिए, सी ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, द एंगल्स ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन इन एयर एंड ग्लास आर ये एंड ये। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इतना, आपको बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यूज़ करिए, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगी, एयर टू ग्लास जा रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर हो जाएगा। अब साइन आई देखिए कितना दिया गया है, यहाँ पे अगर देखा जाए एयर में 45 डिग्री था तो हो जाएगा साइन 45 अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है 30 है तो साइन 30। साइन 45 की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 1/√2, इसकी पुट कर दीजिए 1/2, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, मतलब 1.414 आ जाएगा। तो 21 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया, मिरर मेड बाय सिल्वरिंग द इनर सरफेस ऑफ पीस ऑफ हॉलो स्फीयर। देखिए इनर सरफेस को सिल्वर किया गया है तो ऐसे मिरर को क्या कहा जाएगा। अब इनर सरफेस का मतलब अंदर वाले सरफेस को पॉलिश कर दिया गया तो इसको कहेंगे कॉन्वेक्स। आउटर सरफेस को पॉलिश करते तो कॉनकेव हो जाता। नेक्स्ट में कहा गया, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर्स कन्वर्ज द पैरेलल बीम ऑफ लाइट टू फोकस। तो देखिए कौन सा मिरर कन्वर्जिंग होता है पूछा गया मेनली, तो कॉनकेव होता है कन्वर्जिंग, ठीक है। क्यों कन्वर्जिंग है आपको पता होगा, लाइट आती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट पड़ेगी और ये एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जाएगी और उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, फोकस कहा जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन एस्ट्रोनॉट द स्काई अपीयर्स, एस्ट्रोनॉट है उसको स्काई कैसा दिखता है, डार्क दिखता है। क्यों डार्क दिखता है, क्योंकि वहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो पाती। और क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब पार्टिकल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। 25th क्वेश्चन पे आएंगे, 25 देखेंगे। 25 में देखिए कहा गया है, व्हेन एसिडिफाइड K2Cr2, यहाँ पे दिया गया पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, O7 सॉल्यूशन इज एडेड टू अ जार कंटेनिंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस, द सॉल्यूशन बिकम्स। तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा ये आपको बताना है, तो सॉल्यूशन हो जाएगा ग्रीन कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग एसिड ऑन देयर बेसिसिटी इन द टेबल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको कहा गया बेसिसिटी के हिसाब से, मतलब मोनोबेसिक, डाई बेसिक और ट्राई बेसिक। तो देखिए हाइड्रोजन अगर 1 होगा तो मोनोबेसिक हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 होगा तो डाई बेसिक हो जाएगा, हाइड्रोजन 3 होगा तो ट्राई बेसिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर डाई बेसिक कोई भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दो आपको मोनोबेसिक दिख रहे हैं और एक कैसा दिख रहा है, ट्राई बेसिक दिख रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया है। यहाँ पर अगर H2SO4 होता तब आंसर ये हो जाता डाई बेसिक में, ये हो जाता मोनो बेसिक में और ये वाला हो जाता ट्राई बेसिक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है। इसमें देखिए क्या कहा गया, व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर। तो कैल्शियम की रिएक्शन वाटर से होगी तब क्या बनेगा ये आपको बताना है, ठीक है। इट डज़ नॉट रिएक्ट विद वाटर तो गलती ही है। इट रिएक्ट्स वॉलेंटली विद वाटर, ये भी गलत है। वॉलेंटली नहीं रिएक्ट करता क्योंकि कैल्शियम जो है लेस रिएक्टिव होता है, कम रिएक्टिव मेटल है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता। इट रिएक्ट्स लेस वॉलेंटली विद वाटर, सही है। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सर्फेस ऑफ कैल्शियम, जिसकी वजह से कैल्शियम फ्लोट करता है, ठीक है। तो 3 और 4 ऑप्शन इसमें सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कौन करेगा, तो मोल्टेन NaCl, मतलब जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं और जो आयनिक कंपाउंड मोल्टेन स्टेट में होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट में कहा गया, द हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज़ इतना, ठीक है। मोल में आपको दिया गया, मोलारिटी में दिया गया है। pH आपको बताना है, तो देखिए जो यहाँ पे नंबर लिखा हो 10⁻⁻9 अगर लिखा है तो 9 इसका pH हो जाएगा। सिंपल आपको समझना है। 29th क्वेश्चन का आंसर जो है, ठीक है, ये जो POH होगा 9 है ना, तो यहाँ पे -9 है, आप क्या कर दीजिए इसमें +14 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 इसका pH हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन दी गई है, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन दी गई है, तो POH अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -9, ठीक है। और pH और प्लस POH इन दोनों का जो सम होता है वो क्या होता है, 14 होता है। तो अगर ये 9 हो गया, अगर ये 9 हो गया +9 हो गया, तो अगर pH देखा जाए तो ये इसमें 9 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगर मान लीजिए ये OH की ये H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती तो इसका pH क्या हो जाता, 9 हो जाता। ऐसे आपको समझ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। कौन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, तो जिंक कर सकता है, जिंक कर सकता है, इसके बाद कॉपर भी कर सकता है और सोडियम भी कर सकता है। तो इसमें A, B और D ऑप्शन जो होगा वो गलत सही होगा। कॉपर नहीं कर सकता क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है।
ठीक है, इसमें देखिए पहला क्या कहा गया, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर बेसिक इन नेचर। स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, कभी भी ये बेसिक नेचर के नहीं हो सकते। जो चीज़ स्ट्रॉन्ग होती है वो ऐसा नेचर पाता है, ठीक है, तो एसिडिक नेचर होना चाहिए, तो गलत हो गया असर्शन। रीज़न में देखिए क्या दिया गया, pH सोल्यूशन ऑफ सच सॉल्ट आर मोर देन 7। तो ये अगर देखा जाए ये भी आपका गलत है, ठीक है, दोनों ही चीज़ें आपकी गलत हैं, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका pH लेस देन 7 होना चाहिए, मोर देन 7 नहीं होना चाहिए। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, दोनों ही इसमें गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। फोटोसिंथेसिस इज कंसीडर्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब फोटोसिंथेसिस कैसी रिएक्शन होती है आपको बताना। अब देखिए एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दो तरीके की रिएक्शन होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, और एक्सोथर्मिक क्या होती है, जिसमें हीट इवॉल्व होती है। अब फोटोसिंथेसिस अगर आप देखेंगे तो इसमें हीट क्या होती है, यहाँ पे बोला गया एंडोथर्मिक मतलब एब्जॉर्ब, ठीक है, जो कि गलत है, ठीक है, मतलब जो कि सही है, तो यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होती है, बात बिल्कुल सही है। और एनर्जी गेट्स रिलीज इन द प्रोसेस हुई तो गलत है, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन गलत है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, दैट असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। 33 में क्या कहा गया, ऑल प्लांट्स पोसेस ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सारे प्लांट्स में होता है, तो ये ऑप्शन सही है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल इन देम, ये भी सही है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। यहाँ पर अगर ग्रीन प्लांट्स होता तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है स्टेटमेंट, ठीक है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। सन इज़ विजिबल टू अस 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनराइज एंड 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनसेट। तो अर्ली सनराइज डिले सनसेट आप लोग ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। इट इज़ कॉज ड्यू टू रोटेशन ऑफ, ये गलत है, ठीक है, ये इस वजह से नहीं होता है, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो 34 में असर्शन तो सही है, ठीक है, लेकिन रीज़न क्या है, गलत है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप अगर देखेंगे स्टेटमेंट में असर्शन भी गलत है, क्यों, क्योंकि कहा गया 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनराइज। सनराइज से तो पहले दिखता है ना, आफ्टर थोड़ी ना दिखता है, 2 मिनट्स बिफोर होना चाहिए। तो यहाँ पर असर्शन भी गलत है, रीज़न भी गलत है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। 35 क्वेश्चन में क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड्स। तो एसिड्स के लिए आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो एसिड सार होते हैं और साथ ही साथ ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। वन डे मोहन वॉज परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट इन द लैब, बाय मिस्टेक ही लेफ्ट द आयरन नेल इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फॉर 1 वीक। ठीक है, तो आयरन नेल को उसने कहाँ रख दिया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में रख दिया, ठीक है। आयरन नेल है Fe और CuSO4 है। आपको बताना क्या है क्वेश्चन में, आफ्टर 1 वीक द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्या हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का कलर 1 हफ्ते बाद क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ग्रीन, ठीक है, क्योंकि FeSO4 बनेगा और FeSO4 का कलर क्या होता है, FeSO4 का कलर होता है ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 37 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अटैच टू राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल से क्या अटैच होता है बताना है, अटैच होती है पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, व्हाट हैपेंस इफ अ पर्सन हैज़ 1 किडनी रिमूव्ड। अब देखिए अगर एक किडनी रिमूव हो गई तो क्या होगा पर्सन का, ठीक है, तो वो नॉर्मल चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, तो दे विल कंटिन्यू एज नॉर्मल, ठीक है। एक कोई भी इंसान है वो एक किडनी पे रह सकता है, जिंदा रह सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट लाइट एज लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट विल ऑलवेज। देखिए रेयर से किधर जा रही है, डेंसर की तरफ जा रही है, तो वेलोसिटी में क्या होगा, वेवलेंथ में क्या होगा, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसमें अगर देखा जाए तो वेलोसिटी तो डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि डेंसर में वेलोसिटी कम होती है, और F इज इक्वल टू V बाई लेमडा आपने पढ़ा होगा। वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है तो वेवलेंथ भी डिक्रीज़ हो जाएगी, तो दोनों चीज़ें क्या होंगी, डिक्रीज़ होंगी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 40 में क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के केस में बताना है कौन करेक्टली मैच है। तो देखिए P और F के बीच में होगा, इन्फिनिटी पे इमेज नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी, ये तो मतलब एक्सेप्शनल केस है, इसमें वर्चुअल इमेज बनती है। C पे होगा तो C पे बनेगी, ये सही है। बियॉन्ड C होगा, F और C पे होगी, ये भी सही है। इन्फिनिटी पे होगा, इमेज फोकस बनेगी, ये भी सही है, ठीक है। तो कौन कौन से करेक्ट हो गए, 2, 3, 4 जो हो गए वो करेक्ट हो गए 40 क्वेश्चन में। तो 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। 41 में देखिए क्या कह रहे हैं, द डैश मूव्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम दी सॉइल। तो वाटर और मिनरल्स को कौन मूव कराता है, ये कराता है जाइलम, ठीक है, जाइलम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 देखिए, 42 में क्या कहा गया, इसमें कहा गया है द गिवन डायग्राम इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ। तो देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है पता होगा, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। इसमें थोड़ी सी अगर चीज़ें देख लें हम लोग ध्यान से, तो यहाँ पर आपको बाउमेंस कैप्सूल दिख रहा है, इधर ये ग्लोमेरुलस दिख रहा है, यहाँ ब्रांच है रीनल आर्टरी की,
ठीक है, ये रीनल आर्टरी है यहाँ पर आपकी, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ये रीनल वेन है यहाँ पर, ठीक है, रेंटल नहीं है, ये रीनल है, ठीक है। ये कलेक्टिंग डक्ट है वाली जो आपको लाइन दिखाई पड़ रही है, मतलब ये पूरी पाइप जो दिखाई पड़ रही है, दिस इज़ कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 43 है। इसमें कहा गया द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर पासिंग थ्रू ग्लास स्लैब ट्रेस बाय 4 स्टूडेंट्स आर शोन द फिगर, विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो देखिए पहला तो गलत है, स्ट्रेट जा ही नहीं सकती है। दूसरी देखी जाए तो दूसरी भी अगर देखेंगे तो ये वाली ले, और ये दोनों रेस के आपस में पैरेलल हैं, तो बिल्कुल पैरेलल हैं, इसका मतलब बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये भी गलत है और यहाँ पे ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इसमें कहा गया एन इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स ऑन कॉन्केव मिरर आफ्टर पासिंग थ्रू फोकस एज शोन इन द फिगर। तो ऐसे पास हो रही है, ठीक है। क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रेस। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ये वाला पाथ इसका सही होगा, ऐसे जाएगी और इस तरफ ऐसे निकल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन सी है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोग केस देख लीजिए पहले पूरा, ठीक है, और इसके बाद हम लोग सीधे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन आपको दिया गया 49वां क्वेश्चन। इसमें कहा गया है टूथ डीके कैन बी प्रिवेंटेड। अब टूथ डीके को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, पहला ऑप्शन आपको दिया गया बाय रिंसिंग माउथ विद एक्सेस वाटर आफ्टर ईटिंग, बिल्कुल ठीक है। बाय यूजिंग बेसिक टूथपेस्ट, याद रखिएगा टूथपेस्ट बेसिक होता है, तो बेसिक टूथपेस्ट यूज़ करके, तो दोनों ऑप्शन में सही हो जाएंगे, ठीक है। प्रिवेंटिंग यूज़ ऑफ एसिडिक सब्सटेंस लाइक लेमन, ये गलत है। नेक्स्ट में कहा गया 50th है, टीथ इनेमल इज़ मेड अप ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड। तो टीथ इनेमल जो है सबसे हार्डेस्ट चीज़ होती है हमारी बॉडी में, एक किस सब्सटेंस की बनी हुई होती है, तो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या कह रहा है, द टूथ डीके इन द माउथ स्टार्ट्स व्हेन। अब टूथ डीके कब स्टार्ट होता है पूछा गया इस क्वेश्चन में, ये स्टार्ट होता है व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज बिलो 5.5, मतलब जब एसिडिक हो जाएगा 5.5 के नीचे जब पीएच चला जाता है माउथ का, तब टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है। 52 में कहा गया द एसिडिटी इन द माउथ इज ड्यू टू। तो माउथ में जो एसिडिटी होती है वो किस वजह से होती है आपको बताना है, तो ये होती है डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ बाय बैक्टीरिया, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट एक और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, बायो का क्वेश्चन है। अब इस पे आते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी बात दी गई है आपको, फोर्स ऑफ कोहेशन डेवलप्स ड्यू टू, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है, ठीक है, जो वाटर मिनरल्स ये सब ट्रांसपोर्ट होते हैं वो प्लांट में, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो कोहेसिव फोर्स जो डेवलप होता है वो किस वजह से डेवलप होता है, तो अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एडेसिव पूछा जाए तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, और कोहेसिव सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स डेवलप होता है, तब उसको कहते हैं। नेक्स्ट कहा गया गिवन ग्राफ शोज वाटर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपीरेशन ऑफ प्लांट ड्यूरिंग 24 आवर्स, ठीक है। तो देख लीजिए ग्राफ दिया गया है, यहाँ पर एक्स जो है वो क्या शो कर रहा है, ट्रांसपीरेशन रेट, और वाई क्या शो कर रहा है, वाटर का एब्जॉर्प्शन रेट। पूछा गया है इस क्वेश्चन में, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन एंड वाटर एब्जॉर्प्शन बिटवीन 0 and 6 इज ड्यू टू, ठीक है। तो देख लीजिएगा इसको थोड़ा सा आप लोग, इस क्वेश्चन में कैसे क्या है, ठीक है। तो 54th क्वेश्चन में हम सीधे आपको आंसर बता देते हैं, आप लोग इस फिगर को पीछे फिर से देख लीजिएगा। द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉल बिहाइंड द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन ड्यूरिंग द डे बट एक्सीडेड इन नाइट, तो ये ऑप्शन इसका सही है। बाकी आप लोग ग्राफ एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया द गिवन फिगर रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन जाइलम एंड मूवमेंट ऑफ वाटर इन फ्लेम। तो देख लीजिए जाइलम और फ्लेम का मूवमेंट यहाँ पर दिखा रहा है। पूछा क्या गया, चूज़ द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लॉट्स प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पर ये जो टेबल दी गई है, मतलब ये जो पहले आप एक बार फिर से इसको देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर टेबल की बात करते हैं, ठीक है, टेबल की बात यहाँ पर करेंगे 55th क्वेश्चन में, ठीक है। तो टेबल की बात करेंगे, एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो सही है, मेजर कंडक्टिंग सेल्स इन फ्लेम न्यूक्लिएटेड है, फ्लो इन यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। तो एक्स के बारे में बात करी गई है, तो एक्स का क्या है, एक्स का है मेजर कंडक्टिंग सेल इन फ्लेम है। वाई क्या है, वाई मतलब ये न्यूक्लिएटेड है और साथ ही साथ फ्लो इन यूनिडायरेक्शनल दिया गया है, ठीक है। तो ऊपर जो बात करी गई किसकी बात करी गई है, फ्लोएम की मेनली बात करी गई है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है 56 है। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो 56 में बताना है कौन सी बात यहाँ पर सही है। तो देखिए फर्स्ट क्या कहा गया, फर्स्ट में कहा गया बिसाइड वाटर जाइलम ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स अमीनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस। तो क्या जाइलम अमीनो एसिड्स और अदर सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, तो नहीं करता। ट्रांसलोकेशन इन फ्लेम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी, ये सही है,
ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, ये भी सही है। दिस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन फ्लेम, ये भी सही है। तो इसमें 2, 3, 4 जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा सा आपको कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस भी बना दिया गया, कॉनकेव लेंस भी बना दिया गया है, और उसके बाद सीधे 57 क्वेश्चन पे आते हैं। द लेंस विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, तो डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉनकेव होता है, याद रखिएगा। 57 क्वेश्चन में सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस इज करेक्ट बिटवीन अ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव के बीच का डिफरेंस बताना है, कौन सा सही है। कॉनकेव लेंस फॉर्म्स बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज, सही है। कॉनकेव वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, बिल्कुल ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस जो है कन्वर्जिंग है, कॉनकेव डाइवर्जिंग है, दोनों सही हो गए। थर्ड में देखिए, कॉनकेव लेंस इज थिक एट मिडिल, मिडिल पे आपने देखा होगा कॉन्वेक्स जो होता है वो थिक होता है, ठीक है, यहाँ पर थिक है। और कॉनकेव जो होगा इसी का उल्टा होता है, यहाँ पर थिक है साइड्स में और मिडिल पे क्या है, थिन होता है, ठीक है। तो इसमें ऑल ऑफ दी अबव होगा, सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। 59 देखिए, 59 क्या कह रहा है, अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सर्फेसेज एट लीस्ट वन ऑफ देम इज स्फेरिकल इज कॉल्ड, ठीक है। तो ये सिंपल चीज़ हो गई, ये क्या है, दिस इज डेफिनेशन ऑफ लेंस। नेक्स्ट में और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉनकेव होता है। तो आप लोग ये देख सकते हैं, लाइट आती है डाइवर्ज कर जाती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ MCQs थे, जो पहला सैम्पल पेपर हम लोग ने भी डिस्कस किया। बाकी के सैम्पल पेपर हम लोग ने प्लेलिस्ट में रखे हैं, प्लेलिस्ट आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। और NCERT के हम लोग के पास जितने भी MCQs हैं उसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिए, सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं इसी में से ही आने वाले हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, हम लोग के साथ जुड़े रहिए, बाकी हम लोग जल्दी ही आपके लिए और भी MCQs के जो भी टेस्ट पेपर्स हैं उसको लाते रहेंगे, ठीक है। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।